अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू होने के करीब 4 महीने बाद दोनों पक्षों के बीच एक समझौते पर सहमति बनी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के एवियान लेबे में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के दौरान इस समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। 14 बिंदुओं वाले इस समझौते को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस समझौते की राह में रोड़ा बन सकते हैं। कौन से हैं ये 3 बड़े मुद्दे? आज की पहली खबर में इसी की बात। लेबनान में इसराइल का अभियान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जब अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती समझौते की घोषणा की, उस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा की है। लेबनान के लिए इस युद्ध के नतीजे बेहद विनाशकारी रहे हैं। 3,700 से अधिक लोगों की मौत हुई है, लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और दक्षिणी इलाकों का बड़ा हिस्सा व्यापक तबाही का शिकार हुआ है। ईरान का कहना है कि लेबनान में युद्ध का अंत युद्ध समाप्त करने के समझौते का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिन्यामिन नेतन्याहू से लेबनान के मामले में अधिक जिम्मेदारी से पेश आने की बात कह चुके हैं। फिर भी इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। ब्रिटेन के थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर H.A. हेलियर का कहना है, इसराइल की सैन्य आक्रामकता, चाहे वो सीधे ईरान के खिलाफ हो या लेबनान में जारी विनाश के जरिए, कूटनीतिक प्रगति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हेलियर कहते हैं कि अगर ईरान सीधे टकराव में उलझ जाता है तो परमाणु मुद्दे पर ठोस बातचीत शुरू होने से पहले ही ये प्रक्रिया विफल हो सकती है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी तनाव का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति J.D. वेंस ने कहा है कि ये सुनिश्चित करना कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल ना करे, इस समझौते में शामिल किया गया है। उनका कहना है कि अगर ईरान भविष्य में समझौते का पालन करता है तो प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी। इसी बीच ईरान ने कहा है कि समझौते के तहत 60 दिन की बातचीत के दौरान उसकी फ्रीज हुई परिसंपत्तियों में से अरबों डॉलर जारी किए जाएंगे। वेंस ने इस दावे को खारिज किया है। एक और मुद्दा है ईरान का संवर्धित यूरेनियम। हालांकि ट्रंप कह चुके हैं कि इसे जब्त करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। ईरान बार बार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। रिसेंटली हो सकता है कि आपने ये ट्वीट देखी हो बाय इंडियाज फॉर्मर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर शशि थरूर। ये यहाँ पर कह रहे हैं, वन मोर नेल इन द कॉफिन ऑफ क्वाड। न्यूज ऐसी सामने आई है कि ये सवाल पूछना बनता है कि क्वाड जो है ऑलरेडी लग रहा है कि काफी हद तक एक ताबूत पे जा चुका है, क्या आखिरी कील उस ताबूत पे अब गड़ चुका है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, जी हाँ, बाकी देशों के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होते हैं, यूएसए का अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बन चुका है। ये इन्होंने किया था ईरान वॉर से पहले, और अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर मैं आपको बता दूं बहुत सारी जंगें देखेगा। तो यूएसए ने रिसेंटली ये अनाउंस किया कि जो एक इंडो पैसिफिक कमांड इनका था, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था भारत, इवन जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस, इंडो पैसिफिक को यूएस ने लॉन्च किया था एशिया पैसिफिक को काउंटर करने के लिए। ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी यूएसए की, इसमें से इंडो इन्होंने ड्रॉप कर दिया है और अब यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को बना दिया इन लोगों ने, वी विल ऑफिशियली रीस्टोर इट्स नेम टू यूएस पैसिफिक कमांड। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये मैं कहूंगा एक बार को अगर मान लो यूएस पाकिस्तान को 2-3 F-16 फाइटर जेट पकड़ा देता ना, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी लेवल की एक डेवलपमेंट है, क्योंकि ये ऑल टुगेदर दिखाता है कि यूएसए की स्ट्रेटजी ही चेंज हो रही है। जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की विजन के बेसिस पर, उस स्ट्रेटजी में ही दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक बड़ा परिवर्तन कर रही है। और इसलिए आप देखोगे शशि थरूर साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो अब मतलब क्वाड की क्या जरूरत रहेगी फिर? अगर यूएस ही इंडो पैसिफिक में कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा और ये लोग सिर्फ पैसिफिक ओशन में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो साफ साफ लग रहा है कि क्वाड समिट जो वैसे ही लंबे समय से हुए नहीं है, शायद इनकी इंपॉर्टेंस और गिरती रहेगी। और इस टॉपिक पे आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया टाइम्स का आपको आर्टिकल दिख जाएगा
कि क्यों इंडो पैसिफिक में इंडो जो ये ड्रॉप कर दिया है ना, इससे पेंटागन की चाइना जो स्ट्रेटजी है ये काफी हद तक क्लियर हो जाती है। आप देखोगे यहां पर भी आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि यूएसए ने ड्रॉप कर दिया इंडो फ्रॉम यूएस मिलिट्री कमांड। इस सब का इंपैक्ट भारत पे क्या होगा? और पाकिस्तान में तो जो कई इनके मिनिस्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स पाकिस्तान मिनिस्टर हिना रब्बानी खार, इन्होंने एक मॉकिंग तरीके से भी ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडो पैसिफिक जो रीनेम हो गया है ये तो भारत के लिए काफी बड़ा शौक है। यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी ट्वीट ये कह रहे हैं कि कमाल की बात है कि रीनेमिंग वुड सेंड सम कंट्रीज असेसमेंट ऑफ इट्स रेलेवेंस इवन प्रेस्टीज इनटू अ टेलस्पिन। कई देशों को लगेगा कि अब हमारी इंपॉर्टेंस ये बहुत ज्यादा कम हो गई है क्योंकि इंडो जो वर्ड है ये हटा दिया है। टेरेबल प्लेस टू बी इन फॉर योर नेशनल प्राइड एंड रेलेवेंस टू बी लिंक्ड to the US renaming its command to its original name. Would not wish this mindset on a neighbor. Obviously इंडिया की बात कर रहे हैं और ये यहाँ पर कह रही हैं कि इंडिया को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यूएसए ने अपनी स्ट्रेटजी का नाम चेंज कर दिया तो उससे इंडिया की प्राइड हर्ट होती है या कुछ और होता है। और बहुत ही मॉकिंग तरीके से ये यहाँ पर कह रही हैं कि उम्मीद करते हैं कि इन द फ्यूचर ये रीजन ऐसे लोगों को हटा देगा जो ज्योग्राफी को डिनाई करते हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान इस वक्त बहुत खुश है ये सब देखकर, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना इंडो पैसिफिक की, तो ये जो पूरा आप वर्ल्ड मैप में देख पाओगे रीजन, अगर मैं आपको वैसे एक अलग से बड़े मैप में भी दिखाऊं तो ये जो पूरा एरिया यहाँ पर हाईलाइटेड है ना, ये इंडो पैसिफिक का पार्ट था। यूएसए ने जब अपनी स्ट्रेटजी, ऑफिशियल स्ट्रेटजी में इंडो पैसिफिक वर्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया था साल 2017-18 से, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फर्स्ट टर्म में क्वाड को रिवाइव किया था, तब माना जा रहा था कि इंडो पैसिफिक ये पूरा बैटल ग्राउंड होने वाला है। सब चीजों को देखते हुए इनके मद्देनजर एयर डिफेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. India joins elite group of nations with BMD capability as DRDO conducts 3 missile tests. So आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, राइट, अब ये देखिए साहब, India has successfully conducted 3 consecutive flight tests on June 10th and 11th, Wednesday and Thursday, to demonstrate its multi-layered ballistic missile defense system BMD capability to intercept long and medium range missiles. जो बैलिस्टिक मिसाइल है दुश्मन की, राइट, वो तो लॉन्ग रेंज है. बैलिस्टिक मिसाइल्स बाय द वेरी नेचर आर री एंट्री व्हीकल्स. ये स्पेस जाती हैं, स्पेस से वापस आती हैं, उनको हम बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स इसेंशियली. आप आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं. तो भारत ने मल्टी लेयर्ड 3 कंसेक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट करे हैं और मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का अपना मामला टेस्ट किया है भारत ने. The tests have put the country in the elite group of nations having BMD capability to engage up to intercontinental ballistic missile, the defense ministry said in a statement on Saturday. Currently, only a very few countries, including the US, Russia, China and Israel, are known to have such capabilities. तो ये जो capabilities हम लोगों ने बनाई हैं अब, वो या तो इजराइल के पास है, अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चाइना के पास है. India becomes the 5th country to have this cutting edge technology to give shape to India's own Iron Dome. Defense Research and Development Organization successfully tested 2 advanced interceptor missiles designed for intermediate range ballistic missile defense from the integrated test firing range in Chandipur. तो ये intermediate range 5000 से कम, right? उसके बाद you have the intercontinental, बट अगर उस दायरे में आता है 2000, 3000, 4000, 5000, तो हमने ऐसे सिस्टम्स टेस्ट करे हैं कि दुश्मन की मिसाइल, वो चाइना से आए, वो पाकिस्तान से आए, उसको हम सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर सकते हैं. These interceptor systems are capable of detecting, tracking and destroying hostile aircraft and ballistic missiles with ranges between 2000 and 5000 kilometers. Separately, a maiden flight test of the Naval Anti-Ship Missile Medium Range NASMMR was carried out successfully. The missile demonstrated pinpoint navigation, low-level sea skimming flight and terminal accuracy against maritime targets. जाहिर सी बात है, जब आप शिप में जा रहे हैं तो आपका शिप फ्लोट कर रहा है, वहां पे somebody fires a missile at you. किसी ने आपके ऊपर मिसाइल दाग दी, मिसाइल लगेगी शिप पे, शिप को बहुत नुकसान हो जाएगा, शिप डूब भी सकता है, लोगों की जानें जा सकती हैं, शिप बर्बाद हो सकता है. तो इसके लिए भी भारत ने पूरी तैयारी कर ली है. यहां पे दोस्तों, India has notched up another milestone in its long quest for a credible missile shield, with the DRDO acing 3 back-to-back flight tests of its second phase multi-layered ballistic missile defense, जो हमने बात करी थी. The trials on June 10-11 witnessed interceptors destroy targets in both the endo-atmosphere, within the atmosphere and exo-atmosphere outer space regimes. यानी कि मैंने आपको जो बताया था, ballistic missiles, they actually go